मनु जी, एक रिएक्शन आपका मैं चाहूँगा। झारखंड में ऐसा क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स काम करता दिखा क्या कि जेल गए उस समय उनकी पत्नी ने, कल्पना सोरेन ने लीड लिया, जबकि वहाँ भी देखिए पारिवारिक मतभेद की स्थिति थी सीता सोरेन कल्पना सोरेन को लेकर, दोनों एक दूसरे के खिलाफ। कल्पना सोरेन को जैसे लीड मिला, सीता सोरेन अलग हो गई, बीजेपी में आ गई। चंपई सोरेन के साथ हमने वही देखा। क्या हो रहा है वहाँ? देखिए, झारखंड में तो जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों की सिंपैथी भी वो हेमंत सोरेन के ही साथ थी। मतलब अगर आप तो, और कांग्रेस को जो सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस ने तो जैसे महाराष्ट्र में कोई बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट नहीं करा, उसी तरीके से झारखंड में भी उन्होंने उसी तरीके से काम किया। तो वहाँ हेमंत सोरेन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और प्लस साथ ही साथ जो पब्लिक सिंपैथी थी वो उनके साथ थी। लेकिन ऐसा है कि अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में अगर यही ट्रेंड रहते हैं और ये रिज़ल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे की क्या पोजीशन रहेगी, जो शिवसेना है उसकी भूमिका आने वाले टाइम पे क्या होगी। आप देखिएगा कि शिवसेना की बाला साहब ठाकरे के टाइम से ही एक जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती थी, वो स्ट्रेंथ थी जो बीएमसी था। बीएमसी में उनका कंट्रोल पिछले 20-25 साल से है, और बीएमसी का जो बजट है वो कई सारे हिंदुस्तान के कई सारे स्टेट से कहीं ज़्यादा है। तो बीएमसी जो कंट्रोल करता है वो मुंबई कंट्रोल करता है, और मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। तो बीएमसी के कारण उद्धव ठाकरे की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो पार्टी की बनती है, उसके पीछे बीएमसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बीजेपी ने जो एक काम करा वो वहाँ पे बीजेपी या जो भी फैक्टर्स हों, तो उसके कारण बीएमसी का इलेक्शन अभी हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे ही विधानसभा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद हो सकता है कि बीएमसी का इलेक्शन हो, और ये रिजल्ट उस पर भी असर डालेंगे। अगर ये रिजल्ट उस पर असर डालते हैं, आप देखिएगा कि उद्धव ठाकरे की इतनी गंदी पोजीशन रहेगी। ये तो उद्धव ठाकरे या अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो दोनों ने ये चीज़ सोची नहीं होगी। सर, आप तो उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, मैं तो राहुल गांधी की भी यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर राजनीतिक कौशलता की बात कर रहे थे ना योगेंद्र जी, तो उन्होंने राजनीतिक कौशलता, या मैं अगर राहुल गांधी की यहाँ पर बात करूँ तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बात तो ठीक है जो अभी एनके सर भी कह रहे थे कि जब यहाँ पर मोदी के सामने कौन की बात होती है तो पूरा विपक्ष पर आपको नजर डालनी पड़ती है, कोई एक यहाँ पर ऐसे नजर नहीं आता है। हाँ, आप देखिए ना कि अब लोकसभा इलेक्शन थे, अब तो देखकर यही लगता है कि ठीक है, ये वन ऑफ चीज़ थी भाई। उनका एक नारा था संविधान बचाओ, उनका एक एजेंडा था, वो एजेंडा लोगों को समझ आ गया। उन्होंने जो बोला कि भैया कास्ट सेंसस करेंगे, उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं, जिसकी जितनी आबादी है उसी के अनुसार उसको हम लोग बांटेंगे, तो वो सारी चीज़ उस समय लोगों को समझ आ गई। उसमें भी आरक्षण मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ थी। कहीं कुछ जातियों को लगा कि हो सकता है कि आरक्षण उनसे छिन ना जाए। तो अब जैसे हरियाणा हुआ, हरियाणा को देखकर तो लगता है हरियाणा एक पहले सरप्राइज़ था, लेकिन महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र भी एक सरप्राइज़ है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र जिस तरीके से ख़राब परफॉर्मेंस कांग्रेस और उनके अलायंस की है, वो तो मतलब जितने भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर थे या जो भी पत्रकार थे, और मैं उन पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जो कि महाराष्ट्र के अंदर बैठे हुए थे और जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर पूरी की पूरी वो है कवरेज करी है, चाहे मेरी वहाँ के कई सारे पत्रकारों से बात हुई थी, तो हर एक का कहना यही था कि नहीं, बीजेपी को एज है लेकिन ये टफ फाइट है। तो अगर ऐसे में ये जो रिज़ल्ट अगर आते हैं तो इसका और सबका एक और कहना था कि कांग्रेस को जिस तरीके से फाइट करना चाहिए उस तरीके से फाइट नहीं कर रही, और बीजेपी वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में आप दिख रहे हैं। हाँ, आप देखिए ना चौथे नंबर पे, क्योंकि हमें लगता था, मतलब हमें क्या लगता था, हमारे जो रिपोर्टर जो हमें इन्फॉर्मेशन देते थे उसी के बेसिस पे हमारी ओपिनियन बनती है। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी बाकियों से भी बात करके हमें लगता था कि कांग्रेस नंबर 2 पार्टी होगी। भले ही कांग्रेस और बीजेपी में गैप हो, नंबर 2 पार्टी होगी, लेकिन यहाँ तो एनडीए अलायंस नंबर 1, 2, 3 तीनों उसी के पार्टनर है, और नंबर 4 पे कांग्रेस है। और कांग्रेस में और जो एनसीपी है उसके बीच में भी एक बहुत बड़ा गैप है। अजीत पवार और कांग्रेस के बीच में भी आप देखिएगा कि एक गैप है। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को अपना ऑर्गेनाइजेशन दोबारा बनाना पड़ेगा, और जो उत्साह कांग्रेस के वर्कर्स में, कांग्रेस के नेताओं में जो 6 महीने पहले था, वो उत्साह कहाँ गया?